फरवरी 2026 में ना पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बहुत ही चौंकाने वाली घोषणा की। उन्होंने एक खुले युद्ध का ऐलान कर दिया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ये घोषणा भारत के खिलाफ नहीं थी। हाँ बिल्कुल। और ना ही ये किसी पश्चिमी महाशक्ति के खिलाफ थी। सही कहा। निशाना असल में वो ताकत थी जिसे पाकिस्तान की अपनी खुफिया एजेंसी मतलब आईएसआई ने दशकों तक पाला पोसा। उन्हें हथियार दिए, पैसा दिया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनका बचाव किया। देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे फ्रैंकनस्टीन के राक्षस की कहानी। मतलब निर्माता का अपनी ही बनाई हुई विनाशकारी रचना से नियंत्रण खो देना। प्रॉक्सी ने आखिरकार अपने ही आका पर सीधा हमला कर दिया था। एकदम सही तुलना है। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारा विषय यही है। हम इस बात पर गहराई से चर्चा करेंगे कि कैसे दशकों पहले गढ़ी गई एक कूटनीतिक चाल आज रावलपिंडी में बैठे जनरलों के लिए उनका सबसे बड़ा दुस्सपना बन गई है। बिल्कुल। और इस चर्चा का मिशन ये समझना है कि जब कोई देश कूटनीति के नाम पर कट्टरवाद का इस्तेमाल करता है तो उसका अंजाम क्या होता है। ये सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं है, बल्कि एक बेहतरीन केस स्टडी है। हाँ, मतलब सोचने वाली बात है ना कि जिन जनरलों ने इस गुट को खड़ा किया, आज उन्हें ही सैटेलाइट के जरिए काबुल और सीमावर्ती इलाकों में उसी तालिबान के ठिकानों पर नजर रखनी पड़ रही है। ये पूरा चक्रव्यूह बना कैसे? वर्तमान युद्ध की भयावहता को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मतलब 1990 के दशक में, जहां से इस रिश्ते की असल शुरुआत हुई थी। तो हम बात कर रहे हैं 1994 की, जब आईएसआई के अधिकारियों और मुल्ला उमर के बीच वो ऐतिहासिक समझौता हुआ था। हाँ, वही मुल्ला उमर जो उस समय एक मदरसे के शिक्षक थे, जिनकी एक आंख नहीं थी और जो हमेशा पगड़ी पहनते थे। अच्छा, तो उस समझौते के पीछे पाकिस्तान का मुख्य तर्क क्या था? मतलब उन्होंने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया? असल में इसके पीछे एक बहुत ही प्रसिद्ध सैन्य सिद्धांत था, स्ट्रेटेजिक डेप्थ या रणनीतिक गहराई। पाकिस्तान को लगता था कि भारत के खिलाफ खुद को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें अफगानिस्तान में एक अनुकूल सरकार चाहिए। एक बफर जोन की तरह। बिल्कुल। आईएसआई ने तालिबान से कहा कि हम तुम्हें हथियार, पैसे और तेल के टैंकर देंगे और बदले में तुम काबुल में हमारे हिसाब से चलने वाली सरकार बनाओ। और ये दाव शुरुआत में काम भी कर गया। मतलब 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तान ने तुरंत उन्हें आधिकारिक मान्यता भी दे दी। हाँ, लेकिन पाकिस्तान का ये दोहरा खेल सबसे खतरनाक मोड़ पर तब आया जब 2001 में 9/11 के हमले हुए। ओह, अमेरिका की एंट्री। सही कहा। उस समय पाकिस्तान ने सार्वजनिक रूप से तो अमेरिका का साथ दिया। मतलब दुनिया को दिखाया कि वो आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन गुप्त रूप से वे तालिबान की मदद करते रहे। ये तो एक तरह से दोधारी तलवार पर चलने जैसा था। बिल्कुल। और ये खेल पूरे 20 साल चला। आपको याद होगा 2021 में जब अमेरिका वहां से वापस गया तो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने क्या कहा था? हाँ, मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि अफगानों ने मानसिक गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। मतलब पाकिस्तान में तो जैसे जश्न का माहौल था। जश्न तो था, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। पाकिस्तान को लगा था कि अब तो वहां उनका अपना राज है, लेकिन धार्मिक कट्टरता से उपजी ताकतें ना अपने नियम खुद तय करती हैं। और यहीं से टीटीपी की एंट्री होती है ना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। एकदम सही। अब देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये टीटीपी वाले कोई बाहरी लोग नहीं थे। तो ये कौन थे? ये वही छात्र थे जो आईएसआई के मदरसों में पढ़े थे। इन्होंने अफगान तालिबान के साथ मिलकर बाहरी ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अच्छा, तो फिर ये पाकिस्तान के ही खिलाफ क्यों होगा? क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया था। इस वजह से वे पाकिस्तान से नफरत करने लगे। उनका एकमात्र उद्देश्य अब पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकना और वहां शरिया कानून लागू करना था। बाप रे! और इसे यूएन ने एक आतंकी संगठन भी घोषित कर रखा है। हाँ, और इनका गुस्सा किस हद तक था, ये हमें दिसंबर 2014 के पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल हमले में दिखा। वो बहुत ही काला दिन था। सुबह के करीब 10 बज रहे थे शायद। हाँ बिल्कुल। और उन्होंने स्कूल के अंदर घुसकर 132 बच्चों की हत्या कर दी। बच्चे जिनकी उम्र सिर्फ 8 से 18 साल के बीच थी। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कुल 149 मौतें हुई थी ना उसमें? सही कहा। और उसमें शिक्षिका ताहिरा काजी भी शामिल थीं, जो अपने छात्रों को बचाते हुए मारी गईं। इस घटना के बाद तो पाकिस्तान दहल गया होगा। लेकिन फिर भी अगर हम हाल के आंकड़े देखें तो आतंकवाद का ग्राफ तो बस ऊपर ही जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है। देखिए, 2024 में मौतों का आंकड़ा 2226 था और 2025 आते आते ये लगभग दुगना होकर 4001 तक पहुंच गया।
तभी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने टीटीपी को अपना बुनियादी दुश्मन घोषित कर दिया था। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही है। पूछिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन आज पाकिस्तान के सबसे पुराने दोस्त की पनाह में बैठा है। मतलब अफगान तालिबान टीटीपी को क्यों बचा रहा है? ये इतिहास की एक बहुत बड़ी विडंबना है। आपको याद है जब पाकिस्तान ने अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन उसामा बिन लादेन को पनाह दी थी? हाँ बिल्कुल, एबटाबाद में। बस वही खेल अब इतिहास पाकिस्तान के साथ खेल रहा है। लेकिन अफगान तालिबान के टीटीपी को ना सौंपने के पीछे एक बहुत बड़ी दुविधा है। कैसी दुविधा? पाकिस्तान तो काबुल पर लगातार दबाव बना रहा है, एयर स्ट्राइक भी कर रहा है। देखिए, 8 अक्टूबर 2025 को जब टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में 11 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या की थी, तो पाकिस्तान ने काबुल पर एयर स्ट्राइक की। उनका लक्ष्य टीटीपी प्रमुख नूर वली महसूद था। हाँ, और इसके जवाब में तालिबान ने भी हमला किया, जिसमें 23 पाकिस्तानी और 9 अफगान सैनिक मारे गए। फिर कतर और तुर्की ने बीच बचाव करके युद्ध विराम करवाया। युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन तालिबान टीटीपी पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकता, और इसका कारण है उनका खुफिया प्रमुख। खुफिया प्रमुख? उसने क्या चेतावनी दी है? खुफिया तंत्र का कहना है कि अगर हमने टीटीपी पर दबाव डाला या कार्रवाई की तो उनके लड़ाके बगावत कर देंगे और वो जाकर तालिबान के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी संगठन ISIS-K में शामिल हो जाएंगे। ओह अच्छा, ISIS खुरासान। मतलब तालिबान ISIS-K के साथ एक आंतरिक गृह युद्ध से बचने के लिए पाकिस्तान के साथ ये प्रॉक्सी युद्ध चुन रहा है। बिल्कुल सही पकड़े आप। ये तालिबान के लिए 2 बुराइयों में से कमतर को चुनने वाली स्थिति है। तो ये तो एक बहुत ही खतरनाक कूटनीतिक मजबूरी है। हाँ, और इसी वजह से फरवरी 2026 में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। वो 16 फरवरी वाला हमला? हाँ, जब टीटीपी ने सीमा पर हमला किया और 11 सुरक्षा कर्मियों के साथ एक बच्चे की जान ले ली। इसके बाद तालिबान ने भी सीमा पार सैन्य अभियान चलाया और फिर पाकिस्तान का सब्र टूट गया। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने बहुत बड़े पैमाने पे एयर स्ट्राइक की। काबुल, पख्तिया और सबसे खास बात, उन्होंने विशेष रूप से कंधार को निशाना बनाया। ये बहुत अहम बिंदु है। कंधार पर हमला कोई छोटी बात नहीं थी। वही तो, कंधार तो तालिबान की आध्यात्मिक जन्मस्थली है और उनके सर्वोच्च नेता हिब्तुल्लाह अखुंदजादा वहीं रहते हैं। एकदम सही। ये पाकिस्तान की तरफ से एक सीधा और बहुत ही स्पष्ट संदेश था कि अब कोई सीमाएं नहीं बची हैं, हम सीधे तुम्हारे शीर्ष नेतृत्व को निशाना बना सकते हैं। बाप रे, जब नेता और जनरल ऐसे प्रॉक्सी युद्ध की बिसात बिछाते हैं ना, तो इसकी सबसे भारी कीमत हमेशा आम नागरिकों को ही चुकानी पड़ती है। बिल्कुल, ये युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां न कोई जीत सकता है और न कोई हार सकता है। एक पूर्ण सैन्य गतिरोध यानी स्टेलमेट। और उसमें आम लोगों की मौतों का जो आंकड़ा स्रोत सामग्री में दिया गया है वो डराने वाला है। हर हफ्ते औसतन 100 से अधिक नागरिक मारे जा रहे हैं। मतलब हर दिन लगभग 15 मौतें। 26 फरवरी से 13 मार्च के बीच ही 76 लोग मारे गए, 213 घायल हुए और 1 लाख लोग विस्थापित हो गए। और फिर 16 मार्च की घटना, जिसे इस पूरे संघर्ष का सबसे काला दिन कहा जा सकता है। हाँ, वो रमजान का महीना था। सही कहा। रमजान के महीने में काबुल के पास उम्मेद एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक होती है। अफगानिस्तान का दावा है कि बच्चों समेत 400 लोग मारे गए। और मलबे में जो अस्पताल के बिस्तर और दवाइयां देखी गईं, उससे पूरे विश्व में आक्रोश फैल गया। हाँ, उसी वैश्विक दबाव के कारण ईद तक युद्ध विराम हुआ था, लेकिन 26 मार्च से पाकिस्तान के हमले फिर शुरू हो गए। देखिए, जमीनी हकीकत ये है कि पाकिस्तान के पास हवाई क्षेत्र पर पूरा दबदबा है। अफगानिस्तान के पास कोई वायुसेना तो है नहीं, वो पूरी तरह से कामेकाजी ड्रोन पर निर्भर हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ये युद्ध जीत लेगा? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान ये जमीनी युद्ध नहीं जीत सकता। अफगानिस्तान का भूभाग ही ऐसा है जो गुरिल्ला युद्ध के लिए बना है। तभी तो उसे साम्राज्यों की कब्रगाह कहा जाता है। हाँ, याद कीजिए, सोवियत संघ वहां 10 साल लड़ा और हार गया। अमेरिका 20 साल लड़कर वापस लौट गया। तो पाकिस्तान की पारंपरिक सेना वहां कैसे जीत सकती है? मतलब पाकिस्तान भी उसी जाल में फंस गया है। एकदम सही। और इसका परिणाम एक अंतहीन दबाव की कूटनीति, मतलब कोअर्सिव डिप्लोमेसी और युद्ध विराम के दुष्चक्र के अलावा कुछ नहीं होगा। और मजे की बात तो ये है कि इस सब में तालिबान का ही फायदा हो रहा है। कैसे? पाकिस्तान से लड़कर तालिबान अब खुद को अफगान संप्रभुता के रक्षक के रूप में पेश कर रहा है। इससे उनके ही देश में उनकी वैधता या कहें लेजिटिमेसी बढ़ रही है।
ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। तो चलिए इस पूरी चर्चा के निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? विडंबना तो यही है कि जिस तालिबान को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ खड़ा किया था, आज वो उसी रास्ते पर चल पड़े हैं जो पाकिस्तान कभी नहीं चाहता था। बिल्कुल, आज वही तालिबान भारत के साथ व्यापारिक समझौते कर रहा है। भारतीय कंपनियों को निर्माण के ठेके दिए जा रहे हैं। और पाकिस्तान अब उस आग को बुझाने के लिए पूरे अफगानिस्तान को जला रहा है, जो उसने खुद अपने हाथों से लगाई थी। यह दिखाता है कि भू राजनीति में शॉर्टकट लेना लंबे समय में कितना घातक साबित हो सकता है। ये विषय हमें क्रिटिकल थिंकिंग की अहमियत समझाता है। सही कहा। जो नीतियां आज आपको फायदेमंद लग रही हैं, कल वो आपकी बर्बादी का कारण भी बन सकते हैं। बिल्कुल। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण के अंत में श्रोताओं, एक सवाल जो हमें गहराई से सोचना चाहिए। जब स्ट्रेटेजिक डेप्थ की नीति इस हद तक उल्टी पड़ सकती है कि आपका अपना ही मोहरा आपके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी से हाथ मिला ले, तो क्या भविष्य में कोई भी देश किसी हथियारबंद गुट को पूरी तरह नियंत्रित करने का दावा कर सकता है? यही वो सवाल है। क्या प्रॉक्सी युद्ध का अंत हमेशा उसके निर्माता के विनाश से ही होता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।